मंचासीन परम आदरणीय कटारे जी, रेखा कस्तवार जी, मनीष जी और मेरी बहन सरोज गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, विशेष रूप से पलाश जी की मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने एक बड़ा सुंदर अवसर यहाँ पर उत्पन्न किया, यहाँ दिया, क्योंकि इस कहानी कार्यशाला की मैं बहुत अरसे से प्रतीक्षा कर रही थी और थोड़ा संकोच तो होता है कि अपने शहर की संस्थाओं के बारे में कुछ बोला जाए तो यह उचित भी नहीं लगता है, लेकिन मैंने कई संस्थाओं से इसका आग्रह किया कि कविता पे तो बहुत चर्चा होती है, कहानी पे भी होना चाहिए, लेकिन वो किसी कारण से टलता गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप से अब यहाँ की जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनमें भी जागरूकता आएगी और कहानी पर वे चर्चाएं करेंगी। तो इस एक सुंदर शुरुआत के लिए मैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन और विशेष रूप से पलाश गुर्जर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बल्कि उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल, क्योंकि अगर टीम अच्छी ना हो तो कोई काम अच्छा नहीं होता है। तो एक अच्छी सुदृढ़ सुंदर टीम है जिसके कारण ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। अभी इस आयोजन के अंतर्गत ही इस पुस्तक का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। दूर और नज़दीक से सरोज गुप्ता जी, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं दूर और नज़दीक दोनों तरह से उन्हें जानती हूँ। बहुत मेरी तो बहन जैसी हैं और मैं बहुत गहराई से उन्हें जानती हूँ, समझती हूँ उनके विचारों को। अभी अभी ज़रूर मुझे ये दुखद सूचना प्राप्त हुई कि जो इसके संपादक हैं सुमति कुमार जैन जी, उनका निधन हो चुका है। तो ये ज़रूर दुख की बात है। अगर उनके जीवन काल में ये सुंदर अवसर आया होता तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से जहाँ भी होंगे वो इस पल को देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। इसके ब्लर्ब में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो स्नेहवश संपादक महोदय या सरोज जी ने उसको शामिल किया ब्लर्ब में। जो मेरी पंक्तियां हैं इसको मैंने अपने उपन्यास पिछले पन्ने की औरतें में भी लिया है भूमिका में। छिपी रहती है हर स्त्री के भीतर एक और स्त्री, छिपी रहती है हर स्त्री के भीतर एक और स्त्री, लेकिन लोग अक्सर देखते हैं सिर्फ बाहर की स्त्री, लेकिन लोग अक्सर देखते हैं सिर्फ बाहर की स्त्री। तो होता यही है, जब सरोज गुप्ता जी की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि एक बहुत प्रतिभावान प्रिंसिपल हैं, बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य करती हैं, बहुत सारे वर्कशॉप करवाती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और जहाँ भी छोटे से छोटे कॉलेज में जाती हैं वहाँ हंगामा कर देती हैं। मैंने तो देखा बहुत छोटे छोटे कॉलेजों में भी इनका जब स्थानांतरण हुआ तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करवा दिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रामकथा पे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार गढ़ाकोटा जैसे स्थान में किया गया और बाहर से विदेशों से लोग आए। तो ये एक बड़ी कल्पना से परे चीज़ थी जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। तो ये ऐसे कारनामे कर देती हैं। और इसका सारा अभी जो यहाँ का लेआउट चेंज हुआ है इस महाविद्यालय का, वो भी हम लोगों ने शुरू से ही देखा है, पहले क्या था और अब क्या है। इसका भी पूरा श्रेय सरोज जी को जाता है। जितनी ये अच्छी कुशल प्रशासक हैं उतनी ही अच्छी लेखिका हैं, उतनी ही अच्छी कवयित्री हैं। वेदों का ज्ञान अभी आप लोगों ने सुना है कि उनको प्राचीन ग्रंथों का और वेदों का कितना अच्छा ज्ञान है, और उतनी ही मृदुभाषी और मिलनसार और अपनी सी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सी हैं, जो कोई एक बार इनसे मिलता है तो उनका होके रह जाता है। तो इस किताब को जब आप पढ़ेंगे दूर और नज़दीक से सरोज गुप्ता जी, तो निश्चित रूप से हर पाठक उन्हें अपने नज़दीक ही पाएगा, दूरी मिट जाएगी। तो मैं बधाई देती हूँ सरोज गुप्ता जी को उनकी इस कृति के लोकार्पण पर। और अभी तो पाइपलाइन में बहुत सारी कृतियाँ हैं जो लोकार्पण के लिए प्रतीक्षित हैं इनकी। ये आप इसको, मेरे पास है कॉपी। अब मैं मुख्य विषय पे आती हूँ जिसके लिए चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया गया है।
कहानी की भाषा और शिल्प। आवाज़ सही नहीं आ रही। हेलो, पीछे तक जा रही है आवाज़? थोड़ा सा तेज कर दो। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? जी, धन्यवाद। कहानी का शिल्प क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें और भाषा कैसी होनी चाहिए, बड़ी औपचारिक बातें हैं। ये औपचारिक बातें करने से पहले मैं सीधा संवाद करना चाहूँगी। जो यहाँ प्रतिभागी बैठे हुए हैं उनमें से मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कहानी में क्यों इंटरेस्टेड है, वो कहानी क्यों लिखना चाहते हैं, कहानीकार क्यों बनना चाहते हैं। क्या आप में से हाथ खड़ा करके ये बात कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल, आप बताइए, आप कहानीकार क्यों बनना चाहते हैं, कहानी क्यों लिखना चाहते हैं? मैम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे समाज में। हाँ जी। धन्यवाद मैम। तो मैं कहानी इसलिए लिखना चाहता हूँ कि मैं स्वयं भी एक गांव का रहने वाला हूँ और मेरे पापा जी किसान हैं और मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने खुद देखा है कि मेरे परिवार द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होना चाहिए और मैं उन्हें डायरेक्ट ये चीज़ नहीं समझा सकता है। सीधा समझाऊंगा तो उनके शायद समझ में ना आए या हो सकता है कि वो मुझे छोटा समझ के इग्नोर कर दें। यदि मैं एक साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उन्हें वही चीज़ें समझाऊंगा तो उन्हें शायद अच्छे से समझ आए और उन्हें ना आए लेकिन कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है उनमें तो कम से कम सुधार हो सकता है। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत सुंदर उद्देश्य है। आप और इधर से कोई? हाँ जी। मैम, वो इसलिए भी कि क्योंकि राइटर होने के पहले सब लोग खुद भी एक पर्सन होते हैं, इंसान हम सब होते हैं और मुझे नहीं लगता कहानी से, साहित्य से बेहतर खुद से लड़ने के लिए कुछ होता है। तो कभी कभार अपने ऊपर जो आता है ना वो आत्मकथा में ठीक नहीं कह पाते और कहानी में ठीक ठीक कह देते हैं, क्योंकि कहानी का किरदार कोई और भी हो सकता है और आत्मकथा में खुद से जस्टिस करने में ज़्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और कोई शेयर करना चाहेगा कि वो कहानी क्यों लिखना चाहता है? ओ, छाया जी से सुनना तो वैसे भी ऐसा विद्यार्थी हो तो डर लगता है। मैं सभी को वंदन करती हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इस रूप में बैठकर करना, क्योंकि कहानी से मेरा बहुत सरोकार रहा। जब तक मैं पढ़कर नहीं सोती थी कहानी, मतलब नींद नहीं आती थी मुझे, पहले एक किताब को पूरी पढ़ लूँ। पढ़ने के मामले मतलब बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी में भी, लाइब्रेरी में मेरा बहुत सम्मान होता है अभी भी कि आप लोग जैसे पढ़ने वाले नहीं मिलते, आते नहीं हैं, तो वैसे एंट्री मिल जाती है और सुविधाएँ तो जैसे अभी वो पक्षी और दीमक करूँ, मैंने काम किया है उन कहानियों से रूबरू हूँ। प्रेमचंद पूरा पढ़ा है, हरिशंकर परसाई पढ़ा है और तमाम, मतलब बहुत ज़्यादा रुचि थी मेरी, तो बहुत ज़्यादा अध्ययन रहा है कहानियों का। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से कहानी, मतलब विषय जो ऐसे हैं हमारे आसपास घूमते हैं, वो अनछुए रह जाते हैं, अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। हर व्यक्ति का अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां हैं और उसकी अद्भुत दृष्टि है। वो सब जब हमारे अंदर आलोड़न चलता है, अंदर स्थितियां आती है, तो हम चाहते हैं कि वह सब भी जाना चाहिए साहित्य के द्वारा समाज में और उस पर भी विचार होना चाहिए। जैसे मेरी स्थिति अपनी अलग है, बच्चे बाहर हैं सारे आज की डेट में, तो मेरे अनुभव अलग हैं और सभी जो हमारे सदस्य सबके अनुभव है, तो वो सब आना चाहिए, साहित्य में अभिव्यक्त होना चाहिए, क्योंकि तो बड़े मार्मिक प्रसंग होते हैं और उन पर विचार होना चाहिए। जो अभिव्यक्त हम नहीं कर पा रहे हैं अपने घर परिवार समाज में, वो हम साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में कल पता चल ही चुका है कि आप हिंदी विभाग में अध्यक्ष रह चुकी हैं इसी कॉलेज में, और सबसे बड़ी बात
दूसरी एक खासियत इनकी और मैं बता दूं कि अभी पिछले वर्ष में ही इन्होंने भोपाल में प्ले में एक्टिंग की है, नाटक में एक्टिंग की है। तो ये भी एक बड़ी खूबी है, बहुआयामी व्यक्तित्व है ये अपने आप में। जी बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं राणा कुंजर सिंह। मैं सोचता हूँ कि कहानी जो है, क्योंकि मनुष्य के अंदर, सबके अंदर हृदय है, चाहे वो कैसे भी मतलब व्यवहार करता हो। तो कल जैसे अरेबियन नाइट्स के बारे में कटारे जी ने बताया कि 1000 रातें बिता दी, एक दुष्ट जो था हत्या करता था, कहानी ने 1000 रातें तक आगे खींच दिया, तो वो कठोर हृदय को भी पिघला दिया उसने। तो मनुष्य को संवेदनशील बनाने के लिए, सही रास्ते पर मोड़ने के लिए कहानी एक ऐसा माध्यम है कि वो जो है आपको कठोर से कठोर हृदय को भी पिघलाकर और सही राह पे ले आएगी। और ये जो माध्यम है, इसके माध्यम से हम स्वयं तो मनुष्य बनेंगे ही और दूसरे को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में आगे ले जाएंगे। मैंने जो कहानियां पढ़ी, मैं उनसे बहुत जो है भावुक हो गया। एक कहानी है इस्पाल की पर्दा। पर्दा कहानी जब हम पढ़ते हैं तो वो कहानी हमें बहुत ही संवेदनशील बना देती है। एक कहानी है योगेंद्र आहूजा की खाना। खाना कहानी इतनी गजब की कहानी है कि जब आप उसके अंत पे आते हैं तो रो देते हैं। और एक कहानी है अनिल यादव की नगर वधु में अखबार नहीं पढ़ती, जो एक बुरी व्याख्या हो जाती है। और जब वो जेसीबी के आगे एसडीएम के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि साहब जिंदगी भर तो आपकी ही सेवा की है, अब हम कहाँ जाएंगे। तो ये जो बात है मेरे दिमाग में कौंधता रहा, कई दिनों तक कौंधता रहा। 30 मिनट कहानी आप पढ़िए विवेक मिश्र जी की, आप कई दिन तक सोचते रह जाएंगे। जी, ये आप एक पाठक के तौर पे बता रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप एक कहानीकार बनने के तौर पे क्या सोचते हैं कहानी के बारे में? मैंने वही बताया, मतलब आप क्या लिखना चाहेंगे? मैंने कहानियों को पढ़ के जो मेरे अवगुण थे या जो मेरी जो कमियां थी, मैं मनुष्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कहानी लिखूंगा तो इससे जो है समाज एक अच्छी दिशा में जाएगा और नई पीढ़ी को बहुत खूब। क्षमा चाहूँगा, अवसर मिला मुझे इस बात को रखने का, कहानी क्यों लिखी जाए। कल से जो विमर्श हमारे पीछे हो रहा है उसमें एक बात आई है कि हम सभी के भीतर कहानियाँ होती हैं। युवाओं ने एक नावल है, एक किताब है, मानव जाति का इतिहास, हरारी का होमो सेपियंस। तो उसमें भाषा के विकास क्रम और मनुष्य के विकास क्रम को जोड़ा गया है, उसका चैप्टर है। तो उसमें हरारी कहते हैं कि गपशप, गॉसिप मनुष्य की भाषा के विकास में बहुत सहायक हुई और उनके विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक हुई है। तो दरअसल ये जो कहानियाँ हैं वे गपशप ही हैं जो हमारे सभी के भीतर है, हमारी कहन में है। किसी के पास में उसकी अभिव्यक्ति है, किसी के पास में उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। जो अभिव्यक्त करने का साहस जुटा पाते हैं वे कहानीकार हैं और शेष कहानी अपने मनों में लेकर घूमते रहते हैं, हम सभी के बीच में होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, मैं हिंदी का छात्र हूँ। तो मुझे हर बार बताया जाता है कि एक साहित्यकार संवेदनशील होता है, एक कहानीकार संवेदनशील होता है। मैंने अपने जितने भी शिक्षक और जितने भी उम्र से बड़े लोगों से चर्चा की इस बारे में, तो मुझे संवेदनशीलता की अलग अलग परिभाषाएं मिली हैं। मैं बस उन्हीं परिभाषाओं को समझना चाहता हूँ, इसलिए कहानीकार बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, अच्छा ना, वो होना चाहिए, ज़रूरी है। जी नमस्कार मैडम जी। ये सौभाग्य हुआ कि आपसे कहानी पर अच्छा प्रश्न पूछा। क्यों कहानीकार बनना चाहिए? आपको बनना नहीं है, लेकिन एक जो समझ आई। नहीं, बिल्कुल बनिए आप, ऐसा रहिए, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है।
साहित्य में तमाम विधाएं रही हैं। तो जो शुरुआती विधा रही है वो काव्यात्मक रही है, उसमें उसी में सब रहा है। कहानी भी उसी में कही गई, उसी में नाटक भी खेले गए। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यों-ज्यों जीवन का आयाम बढ़ा, चाहे वो औद्योगिक क्रांति के बाद हो, ज्यों-ज्यों जीवन का विस्तार होता गया, उस विस्तार को सही मायनों में पाठक तक पहुंचाने के लिए अगर कोई माध्यम चाहिए था, वो माध्यम कहानी बनी है। और इसमें कथाकार के पास इतने विकल्प हैं शिल्प के रूप में, भाषा के रूप में, कि आप स्वतंत्रता से उनको कई दृष्टि से पाठक तक पहुंचा सकते हैं। तो जो विस्तार, जो कमी हमें कविता के माध्यम से पाठक तक पहुंचने में होती थी, वो विस्तार देने का मौका हमको कहानी में मिला। शायद इसलिए कहानी लोग आज पसंद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? नमस्कार, मैं सेवन चौरसिया हिंदी एम.ए. का छात्र हूँ। मैं कई बार हमसे व्यक्ति बोलते हैं कि यदि आपको किसी से कहना है तो कुछ कहने का भाव होना चाहिए। जैसे मुझे डायरेक्ट कहना है या मंच पर बैठे प्राचार्य और इनके बारे में मुझे कहना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, तो कहानी के माध्यम से कह सकता हूँ। जैसे क्लास में पंखे चल रहे हैं, कैमरा हर जज की ओर मूव कर रहा है और यहाँ पर बीच में बैठे हुए जज कैमरे को आकर्षित कर रहा है, चश्मा को बता रहा है, भाषण कर रहा है। तो उस कहने के भाव के लिए मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप में तो वर्णन क्षमता है। आपने अभी यहीं इतना अच्छा दृश्य खींच दिया इस कमरे का ही। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, प्रयास करें तो। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं? कहानियाँ तो कई तरह की होती हैं, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, जासूसी, हर तरह की होती है। जो क्राइम स्टोरीज है वो भी होती है, वो भी कहानियाँ होती हैं। तो आप लोगों को किस तरह की पसंद है? आप में से कोई एक दो लोग बताएं। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की ज़रूरत नहीं, जो मन की बात है वो बताएं। मन की बात शब्द से थोड़ा डर लगता है, लेकिन हाँ, आपने दिल की बात बताएं। तो कोई शेयर करना चाहेगा? भाई, मैंने तो जासूसी उपन्यास भी बहुत पढ़े हैं। पहले जब कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत पढ़े हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक जी को बहुत पढ़ा है, उनके वो सुनील सीरीज़ को तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है। और उसमें मुझे छिपाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरह का कथानक है, उसमें भी है, उसमें भी कहानी है। और क्राइम स्टोरीज पढ़ना कोई क्राइम नहीं होता है, वो पढ़ा जा सकता है। जी माइक। बिल्कुल, अरे अधिकांश लोगों ने पढ़ी है। और वो जो लुगदी साहित्य कहा जाता है, उसमें तो बहुत सारा ऐसा लिटरेचर होता था जो इंटरेस्टिंग होता था, लोग उसी से पढ़ने की आदत डालते थे। जी प्लीज़। उम्र के पड़ाव के साथ साथ कहानी पढ़ने का जो तरीका है या विषय है वो वस्तु बदलती जाती है। बिल्कुल। गुनाहों का नियंत्रण जितनी युवा पीढ़ी ने पढ़ी होगी, शायद बुजुर्गों ने ना पढ़ी। पिछले 10 साल से मैंने कोई कहानी नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा हुई कि मैं नॉन फिक्शन पढ़ूं। अब कुछ वर्कशॉप हुआ, फिर ये हुआ कि निबंध कितने लिखेंगे, कहानी क्यों ना लिखी जाए। तो मैं ऐसी वर्कशॉप में आने कर रही हूँ। ये जो है उम्र के पड़ाव, अपनी हॉबी, ये सब निर्धारित करती है कि हम क्या पढ़ें और कब पढ़ें। बहुत बढ़िया, ये सही है, बहुत सही बात कही कि उम्र के और अनुभवों के साथ रुचियाँ भी बदलती हैं। जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो वो फिर रुचि बदल जाती है, फिर उस तरह का साहित्य अच्छा लगने लगता है। परिस्थितियाँ जो हैं वो साहित्य के प्रति लगाव का जो भाव है वो बदल देती हैं। जब पहले युद्ध होते थे और राजा लोग जाते थे अपनी सेना के साथ, तो साथ में चारण भाट जाते थे और बाकायदे वो उनके जयकारे के गीत गाते थे, और इसलिए ताकि उनमें जोश भरा जा सके, उनके सिपाहियों में जोश भरा जा सके। अब आजकल वो तो माहौल है नहीं, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं रह गई है कि कहीं ऐसे जोश भरने की ज़रूरत हो कि युद्ध के मैदान में जाएं कवि लोग। तो अब ये जो है कि कहानी उसका काम कर देती है, जोश वाली कहानियाँ लिखती हैं। अब ये एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, एक मेरा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखूँगी कि आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ पसंद है, संवाद वाली
या कम संवाद वाली, अधिक संवाद वाली या कम संवाद वाली? किस तरह की कहानियाँ आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं? बताएं आप में से कोई। बस ये बोले। मैं बोलना चाह रहा था पिछले प्रश्न पे भी, मगर माइक नहीं आ पाया। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो मैं कहानीकार इसलिए बनना चाहता हूँ कि कहानी मुझको सबसे आसान और सबसे सरल माध्यम लगता है अपनी बात पहुँचाने, क्योंकि कहानी एक छोटा बच्चा भी सुन के समझ लेता है। अगर छोटा बच्चा कविता नहीं समझ सकता, उपन्यास तो सकता, फिल्म नाटक नहीं समझ सकता, मगर दादी नानी उसको कहानी के माध्यम से अपनी बात कहती हैं, उतनी सी उम्र से वो समझता है, उसके लेवल की कहानी समझता है। और कहानी एक ऐसी चीज़ है जो कहानी लिखते साथ और सुनाते साथ वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप नाटक लिखते हैं तो जब तक उसका कोई नाटक बन ना जाए तब तक वो कंप्लीट नहीं है। अगर आप कोई पटकथा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो जब तक मूवी ना बन जाए तब तक वो कंप्लीट नहीं है। कविता अगर कोई प्रकाशित ना हो जाए, अपने स्थान पर ना पहुँचे, तो मगर कहानी तो ये है कि हम किसी के लिए नहीं, अपने घर के परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को सुनाए, उससे उनको कोई शिक्षा मिल जाए तो वो हमारे अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। तो एक तो आसान है, हर कोई समझ सकता है। साहित्य पद्य समझने की क्षमता हर एक में नहीं होती, मगर गद्य और कहानी समझने की क्षमता छोटे बच्चे से लेकर हर एक जो अनएजुकेटेड है उनको भी कहानी समझ में आती है। तो हमें अपनी बात कहने का सबसे आसान और सबसे सरल माध्यम कहानी लगता है। एक बात दूसरी चीज जो कह दी कि जो बात हम नहीं कह पाते हैं वो हमारे किरदार कह देते हैं, तो ये बात पहले हो चुकी है। वो भी बहुत। तीसरी चीज ये कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो मुझको लगता है कि यार ये मेरे संग घटा है, मगर ये दुनिया के सामने आना चाहिए। ये जो कमी है इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जब हम कोई भ्रष्टाचार होता है हमारे संग, या कोई अन्याय करता है, या कोई हमारा फायदा उठाता है, या कोई धोखा देता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार ये पता होना चाहिए लोगों को, ये कुछ होगा। तो ये चीज़ अपनी बात रखने का सबसे आसान माध्यम कहानी ही लगता है। तो ये हो गया। अब कैसी कहानी पसंद है, तो मुझे तो पहली चीज़ तो मनोरंजक कहानी पसंद है। और मनोरंजक कहानी के साथ एक तो ये कहानी कि कहाँ कहाँ समाज में अन्याय हो रहा है, ये चीज़ होना चाहिए, वो सामने आए। और दूसरी चीज़ मुझको साइंस फिक्शन कहानियाँ पसंद है कि भविष्य हमारा एक अतीत में जो हो रहा है अभी वर्तमान में, और एक साइंस फिक्शन में जो भविष्य हमारा आने वाला है, उसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। जैसे AI आ रहा है या न्यूरल लिंक चिप आ रही है, तो इनमें क्या बदलाव भविष्य में होंगे उसकी एक कल्पना, और हमें उसके लिए कैसा तैयार होना चाहिए, इसके लिए ये चीज़ ये मुझको साइंस फिक्शन और मनोरंजक कहानियाँ। बहुत अच्छी बात। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैम आपने पूछा कि कैसी कहानियाँ पसंद है, तो मेरा मानना ये है कि यदि कहानीकार अच्छा है तो सुनने वाला जो है कैसी भी कहानी हो, यदि कहानीकार अच्छा है और सुनाने वाला अच्छा है तो हर प्रकार की कहानियाँ मुझे पसंद है। और लेकिन अगर कहानीकार सामने नहीं है, आप सिर्फ उसका लिखा हुआ प्रकाशित पढ़ रहे हैं, तो वही जैसे कहानीकार अच्छा लिखा हुआ है, वही मैं कहना चाहता था कि कहानी अच्छे से लिखी गई है। जैसे राम जी की कहानी है, तो राम जी की कहानी तो हर वर्ग को पसंद आती है क्योंकि वो लिखी इतने अच्छे तरीके से गई। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, तो रामचरितमानस लिखी है, तो कितने अच्छे से लिखी है कि बच्चा भी सुनता है तो उसको भी अच्छी लग जाती है, और गद्य भी सुनते हैं तो उसको भी अच्छी लग जाती है। बहुत अच्छी बात आपने ये शैली की बात कही, इसमें बहुत अच्छी बात कही। प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं तो बच्चों की किताबों में भी रहती हैं, उनको भी अच्छी लगती हैं, और यदि कोई वृद्धजन को सुनाते हैं पढ़ते हैं तो उनको भी अच्छी लगती हैं। तो कहानीकार का अच्छा होना और विषय रुचिकर अपने आप हो जाता है कि उसको अच्छी भाषा में, अच्छी तरीके से, अच्छी शैली से लिखा ये बात बहुत अच्छी बात कही कि अच्छी भाषा में, अच्छी शैली में, अच्छे तरीके से अगर कही गई है कोई कहानी तो निश्चित रूप से बहुत प्रभावित करती है मन को। भैया आप लोग थोड़ा संक्षेप में बोलते जाइए, मेरे लिए भी टाइम बचाइएगा। उसका विषय और उसका उद्देश्य भी जरूरी है, क्योंकि अच्छे तरीके से तो मनोहर कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो आप ये नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा तो वो भी पसंद करेंगे। तो मनोहर कहानियाँ भी बहुत अच्छे से कोई लिख सकता है, मगर उद्देश्य और विषय होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पीछे पास कर दीजिए। हेलो नमस्ते। गुड इवनिंग। मैम आपने पूछा कहानी किस प्रकार की पसंद है, कैसी कहानी आपको अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है मेरे अनुभव से जो मैंने अभी तक सीखा है या मैंने जो पढ़ा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा सामाजिक कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो सोशल पर आधारित होती है वो सबसे अच्छी लगती है कहानी। जैसे बहुत सारी मूवी भी इन कहानियों पर निर्धारित बनी है, समाज के
मतलब कैसे समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस पर निर्धारित बहुत सारी मूवी बनी है, जैसे सुपर 30 मूवी और तारे ज़मीन पर और 3 इडियट, ये बहुत सारी ऐसी मूवी बनी है जो समाज के आधार पर है कि कैसे करना चाहिए। जैसे तारे ज़मीन पर एक डिस्लेक्सिया बच्चा रहता है, उसको पढ़ने में रुचि नहीं होती, तो उसको कैसे रुचि करें, कैसे क्या करें, तो ये उसमें पूरा अच्छे से विवरण किया गया है। और सुपर 30 जैसे गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, यानी आपको मोटिवेशनल कहानी जो ज़्यादा अच्छी लगती है जी, इसलिए वो कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। और आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि कम संवाद वाली कि ज़्यादा संवाद वाली, तो उसमें भी कम संवाद या ज़्यादा संवाद से ऐसा अनुभव है कि कम संवाद वाले हो, लेकिन सामने वाले को उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, अभिव्यक्ति आपकी क्या है, क्या आप समझाना चाहते हैं, तो कम संवाद वाली कहानियाँ हैं ज़्यादा अच्छी लगती हैं वैसे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक मिनट, कोई बच्चे वही तो कि कहानी संवाद वाली अच्छी है या कथात्मक कहानी अच्छी है? मैम, मुझे संवाद वाली कहानियाँ थोड़ी रोचक लगती हैं, क्योंकि मैंने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पढ़ी थी तीसरी कसम। उसमें जो उसका नायक है हीरामन और जो महिला है हीराबाई, उनके बीच का जो रोचक संवाद है वो कहानी को इतना रोचक बना देता है कि आप उसमें डूब जाते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं। तो संवादात्मक कहानी थोड़ी ज़्यादा सरल होती है मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब मैं प्रश्नों को यहीं पे विराम देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात कहना शुरू करती हूँ। कई सारी बातें आप लोगों से ही मुझे मिली, एक फीडबैक मिला कि मुझे आपसे क्या चर्चा करनी चाहिए। अभी जो बात हुई, कल मैं भले अनुपस्थित थी, लेकिन मुझे मालूम है कि कल अरेबियन नाइट्स की बात की गई, और सबसे लंबी कहानी वो मानी जाती है, दुनिया की सबसे लंबी कहानी अरेबियन नाइट्स, क्योंकि 1000 कहानियाँ हैं। सबसे छोटी कहानी भी एक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी थी, और वो कहानी थी बिक्री के लिए बच्चों के जूते जो कभी खरीदे नहीं गए। पूरी विभीषिका इन 6 शब्दों में मौजूद है। ये सबसे छोटी कहानी है। वैसे तो अपने यहाँ बहुत बहुप्रचलित छोटी कहानी है हिंदी में, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। ये वाकई में हंसी आती है इसको सुन के, लेकिन इसकी गहराई में अगर आप जाइए तो बहुत गहरी बात है कि राजतंत्र का समापन और प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का उद्भव, ये इस कहानी में मूल मंत्र है कि एक था राजा एक थी रानी, टंटा खत्म। अब तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि वो जो राजशाही की समस्याएं थी वो सब समाप्त। अब लोकतंत्र रहेगा, उसकी अपनी अलग वो झंझटें हैं, वो अलग चीज़ है। दूसरी बात, अभी एक बात आई कि कहानी सरल होती है। बेशक कहानी कहना सरल होता है, ये लगता है, लेकिन वाचिक और लिखित, ये दोनों स्वरूप जो कहानी के होते हैं, उनकी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। वाचिक कहानी जो होती है, जो ज़बानी सुनाई जाती है, जो हम माँ बाप से सुनते आए हैं, नाना नानी दादा दादी इन सब से सुनते हुए आए हैं, उसकी अलग शिल्प और भाषा होती है। उसकी भाषा वही होती है जो हमारी नानी दादी या दादा ये लोग जानते थे, उस भाषा में उन्होंने सुनाया, और कोशिश ये की कि चूँकि हम बच्चे हैं, बच्चों को वो सुनाई जा रही है, तो उसको सरलीकृत करके सुनाया जाए। उसकी भाषा सरल रखी गई हमेशा। तो जब वाचिक परंपरा में कोई चीज़ आती है, तो यही कोशिश की जाती है उस कहानी में, भाषा और शिल्प या संवाद ऐसे ही रखे जाते हैं कि जो सुनने वाले को तत्काल श्रवण में आ जाए, सुनने में आ जाए, और तत्काल वो समझ ले, उसके दिमाग को दस्तक दे ले, उसके दिल में उतर जाए। वाचिक कहानी की ये अपनी चुनौती है। अगर बहुत क्लिष्ट शब्दों में, कठिन शब्दों में कहानी सुनाई जाएगी, तो व्यक्ति शब्दों में ही उलझ के रह जाएगा, उसके मर्म तक पहुंच नहीं पाएगा। तो वाचिक परंपरा की, मतलब वाचिक कहानी की एक अलग फॉर्मेट होता है कह लीजिए, या एक अलग चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन जो लिखित कहानी है, उसकी भी अपनी एक चुनौती होती है। लिखित कहानी आसान नहीं होती, वाचिक से और ज़्यादा कठिन होती है, क्योंकि लिखित में आपको बार बार जांचा जा सकता है। वाचिक में तो आपने एक बार सुना दिया, कुछ बीच में झोल गोल कर दिया तो भी चलेगा, सुनने वाला भी उसको ओवरलुक कर जाएगा, अरे हो गया, स्लिप ऑफ टंग है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ समझ में तो आ गया कि ये बोलना चाह रहा था, ये बोल गया। लेकिन जब आप लिखित में लिखते हैं
तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है। ये कि आप देश काल ध्यान में रखिए, किस देश काल में आप कहानी लिख रहे हैं, आपका कथानक किस देश काल का है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ना है तो उसके लिए ख़ास टेक्निक का प्रयोग करना ज़रूरी है। फ्लैशबैक या जो फॉरवर्ड है उसको लेना पड़ेगा और उसको स्पष्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे उसने कहा था कहानी, फ्लैशबैक का सबसे सुंदर और आरंभिक उदाहरण है। उसने कहा था कहानी, फ्लैशबैक में ही पूरी कहानी चलती है। ये जो टेक्निक है, इसको जब आप लिखित में लेंगे तो उसका एक अलग भाव रहेगा। एक गलती मैं अक्सर देख रही हूँ, चूँकि मैं समीक्षा लिखती हूँ, हर सप्ताह मेरा एक पुस्तक समीक्षा का मेरा जो कॉलम है उसमें एक पुस्तक पे मैं समीक्षा लिखती हूँ और बहुत सारे कहानी संग्रह नवोदित कथाकारों के मेरे पास आते रहते हैं। उन नवोदित कथाकारों में जो वरिष्ठ कथाकार हैं उनके साथ ये समस्या नहीं है, लेकिन जो नवोदित कथाकार हैं उनके में मैंने एक ख़ास चीज़ देखी। 2-3 ऐसे देखे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, उचित नहीं है वो, लेकिन अचानक वो फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। जैसे शुरू उन्होंने किया, सविता देख रही थी खिड़की के बाहर और उसका मन उदास था, फिर अचानक आएगा अगले ही पैरा में, मैं अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं चाय बनाऊं कि ना बनाऊं। अब ये मैं कहाँ से आ गया? जब सविता देख रही थी तो ये मैं कहाँ से पैदा हो गया? ये मैं कौन है? ये अचानक सविता का वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? वो दूसरी चीज़ में कैसे कन्वर्ट हो गई? तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। आप जब लिखते हैं कहानी, उसको लिखने के बाद एक बार पढ़ना ज़रूरी है कि इस तरह की कहीं त्रुटि तो नहीं आ रही है, क्योंकि प्रकाशन की जल्दी आजकल बहुत होती है। प्रकाशन आसान हो गया है तो झटपट एक संग्रह आ जाता है और जो सोशल मीडिया पे लाइक कमेंट उस पर पहले बहुत सारे मिल चुके होते हैं। तो ये चीज़, चूँकि जो सोशल मीडिया का लाइक कमेंट है कोई पढ़ के नहीं करता, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये हमारा भ्रम रहता है कि उसमें पढ़ के लाइक कमेंट और बहुत अच्छा वाह वाह, वो सब एक ही शब्द रहते हैं उसमें कमेंट में, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, तारीफ़ काबिल, बस। तो इसका मतलब ये नहीं कि वाकई वो तारीफ़ काबिल है, उसमें खामियां होंगी, वो आप खुद पढ़ के और उसको चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी आपको अगर कुछ दिक्कत होती है, आप किसी अपने वरिष्ठ से पढ़वा सकते हैं। वरिष्ठ से मत पढ़वाइए तो अपने भाई बंधु, किसी से, दोस्त से पढ़वा लीजिए, अपनी सहेली से पढ़वा लीजिए, तो वो पता चल जाएगा कि कहाँ इस तरह की आपने मिस्टेक की है। क्योंकि ये गलतियाँ मैंने एक में नहीं, 3-4 संग्रहों में अभी तक मैं देख चुकी हूँ कि जहाँ पर अचानक स्थितियाँ बदल जाती है, हम से मैं में और मैं से हम में कब क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये त्रुटि जो है वो लिखित कहानी की चुनौती है, ये शिल्प की चुनौती है। भाषा की बात करूं अगर मैं, तो भाषा वही रखिए आप जो आपको सरल लगे। भाषा का मतलब यहाँ हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू या तमिल तेलुगु से नहीं है मेरा आशय। मेरा आशय है कि जिस भाषा में आप लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं, मराठी में लिख रहे हैं, जिस भी भाषा में लिख रहे हैं, जो आपको उसमें अपनी भाषा हो, जो आपके हृदय से उत्पन्न हो रही हो, जो आपके मस्तिष्क से उत्पन्न हो रही हो, उसमें ही आप लिखिए, तब आप सहज होकर लिख सकेंगे। अगर आप बनावटीपन उसमें लाने का प्रयास करेंगे कि हम बड़े कठिन भाषा उसमें डाल दें, तो फिर आप भाषा में ही उलझ के रह जाएंगे, मूल कथानक कहीं भटक जाएगा, आप उसके मूल पक्ष से भटक जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप सहजता से आने दीजिए। मैं तो कहती हूँ, ये मैं मानती हूँ, ये मेरा मतलब व्यक्तिगत विचार है कि कोई भी कथानक अपना फॉर्मेट खुद चुनता है। हम सोचते हैं कि हम उसको कहानी में ढाल रहे हैं, उपन्यास में ढाल रहे हैं या कविता में ढाल रहे हैं। हम नहीं होते हैं ढालने वाले। जो वो तत्व होते हैं, जो कथानक होता है, विषय होता है, वो अपना फॉर्मेट खुद चुनता है। जब हम लिखने बैठते हैं तो कोई टॉपिक जो है वो कहानी में ही सिमट के रह जाता है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो आगे बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसने अपना फॉर्मेट तय कर लिया है, वो कहानी से आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। अब आप उसको ज़बरदस्ती ठेल के बढ़ाएंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने वाले को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो उपन्यास का फॉर्मेट चुनते हैं, अपने आप विस्तार उनमें जुड़ता जाता है, पात्र जुड़ते जाते हैं, घटनाएं जुड़ती जाती हैं और वो उपन्यास का स्वरूप ले लेता है। उपन्यास भी कथा साहित्य ही है, एक लंबी कहानी है। जो शर्तें कहानी की है वही उपन्यास की है, इसीलिए कथा साहित्य में ही उसकी गणना होती है।
तो फॉर्मेट कथानक के अनुरूप अपने आप स्वरूप लेता जाता है। बस इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि आप उसको ज़बरदस्ती ठेल ठाल के मत बढ़ाइए। उसको अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब इसके आगे ये कहानी नहीं बढ़ सकती है तो उसको वहीं रोक दीजिए, वहीं उसका अंत कर दीजिए। वो शायद बहुत स्वाभाविक और बहुत अच्छा और रोचक और प्रभावी अंत रहेगा। एक चीज़ और होती है कहानी लेखन में, जो शिल्प के दृष्टि से मैं कहना चाहूँगी, जिसको कहते हैं कि हुकअप करना। पढ़ने वाले को शुरू के पैरा में ही कैच कर लेना कि वो उसके बाद अंत तक पढ़ता चला जाए। पहले पैरा में ही कुछ आप इस तरह से रोचक तथ्य दे दीजिए कि वो आकर्षित कर ले कि अब इसके बाद क्या होगा। तो ये सबसे सक्सेसफुल कहानी होती है जब आप पाठक को हुकअप कर लेते हैं, आप पाठक को कैच कर लेते हैं और उसको पढ़ने के लिए विवश कर देते हैं कि वो आद्योपांत कहानी पढ़े, आखिरी शब्द तक पढ़े। तो ये कहानी के लेखन के समय ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस तरह का आप शिल्प चुनें कि जिसमें शुरू में ही एक जिज्ञासा पैदा हो जाए। और यही चीज़ कहानी के शीर्षक के साथ भी होती है। अगर कहानी का शीर्षक ऐसा है जो जिज्ञासा पैदा करता है तो उसको व्यक्ति उठा के ज़रूर पढ़ेगा उस कहानी को कि आखिर इसमें कहा क्या गया है। दूसरी बात है कि कहानी का विस्तार आप किस तरह से कर रहे हैं। शिल्प की बात कर रही हूँ मैं कि कहानी का विस्तार आप किस तरह से करते जा रहे हैं, उसमें रोचकता बनी रहनी चाहिए। जहाँ संवाद की ज़रूरत है आप संवाद रखिए, जहाँ संवाद की ज़रूरत नहीं है, व्याख्यात्मक आपको बोलना है लिखना है तो वहाँ व्याख्यात्मक रखिए। ये कोई विशेष शर्त नहीं है कि संवाद कम होने चाहिए ज़्यादा होने चाहिए, लिखने वाले की क्षमता और अपने तरीके पे निर्भर करता है। आप अगर संवाद के साथ कंफर्टेबल है, संवाद अच्छे से लिख सकते हैं तो आप कहानियों में संवाद का समावेश करिए, बड़े आराम से करिए। और अगर आपको लगता है कि व्याख्यात्मक ढंग से आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं तो व्याख्यात्मक ढंग से कहिए, वो शायद संवाद से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए। तो ये आपके कहने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप किस ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, कथानक को विस्तार दे रहे हैं। और जो आपने एक तत्व हमेशा पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लाइमेक्स। कहानी का एक क्लाइमेक्स होता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो चीज़ अगर पहले आ जाएगी तो कहानी पहले ही स्टॉप ले लेगी, वहीं बंद हो जाएगी। क्लाइमेक्स तक के ले जाना कहानी को या कथानक को ये ज़रूरी है कि व्यक्ति जो पढ़ रहा है, पाठक है, उसको ये इंतज़ार रहे कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। और जब उसको ये बात पता चलती कि अरे अच्छा अब ये होने जा रहा है, अच्छा अब ये हो गया, वो क्लाइमेक्स होता है और उसके बाद पतन होता है कथानक का और नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। और ध्यान में रखकर तो खैर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। सच पूछा जाए तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई फॉर्मेट में बंद के और चीज़ लिखी जा सकती है, और कम से कम साहित्य। लेकिन अगर आपने अपने मन में किसी कथानक को अच्छे से पका लिया है, जैसे घड़े को पकाया जाता है, उसमें ओवन में रख के पकाया जाता है, वो उसी तरह से अगर आपने कथानक को अच्छे से अपने भीतर पका लिया है तो वो फिर उसी प्रवाह में निकलेगा कथानक, और आप बहुत सहज रूप से उसको लिखेंगे, बहुत ही प्रभावी रूप से आप उसको लिखेंगे। और ये है लिखी हुई कहानी की चुनौती या फॉर्मेट। थोड़ी सी बात भाषा की मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जो मूल भाषा आपकी है और बोलचाल की भाषा है उसको आप लीजिए। जैसे अगर उसने कहा था का ही मैं उदाहरण लूँ कि उसमें का एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, तेरी कुड़मई हो गई क्या। अब ये कुड़माई जो है, वो कुड़माई शब्द तो पंजाबी का है, उसने लेकिन सामान्य रूप से पूछा, ये हिंदी में लिखा गया है, तेरी कुड़माई हो गई क्या। ये एक वाक्य ही तो पूरी कहानी का कहना चाहिए कि मूल संवाद है, की संवाद है। यही एक चाबी है इस कहानी की। तो ये जो है जिस रूप में आना चाहिए, जिस भाषा में आम बोलचाल की भाषा जो वहाँ की थी उस भाषा में वो आया है, और इसलिए पूरी तरह से प्रभावी है। इंसान को जो आप पंजाबी नहीं भी जानते हैं तो भी कुड़माई शब्द ढूंढ के समझ गए कि ये क्या होता है, सगाई इसका अर्थ होता है। और ये किस तरह से हर्ट कर सकता है किसी प्रेमी को कि पता चले कि प्रेमिका की सगाई हो गई किसी और के साथ, तो सारी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है फिर कि अब इसके आगे क्या होगा, वो बेचारा प्रेमी कैसे अपने दिन गुजारेगा।
और उस प्रेमिका का क्या होगा। मतलब बहुत सारी कहानी यहाँ से कथानक शुरू हो जाती है। बात प्रेमचंद जी की करें, प्रेमचंद जी ने हमेशा ही स्थानीय बोलियों को अपने संवाद में आराम से आने दिया है। उन्होंने कहीं रोका नहीं, चाहे वो उस तत्कालीन भाषा के हिसाब से उर्दू फारसी के शब्द हों या स्थानीय शब्द हों, उनको आने दिया है जहाँ जैसा पात्र है, क्योंकि भाषा हमेशा पात्र के हिसाब से चुनी जानी चाहिए। अगर कोई भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति बैठा है तो वो आज के ज़माने में भिक्षाम देही या समथिंग कुछ ऐसा भिक्षाम शब्द नहीं बोलेगा वो, क्योंकि वो तो यही कहेगा दे दाता के नाम। ये चीज़ समझने की ज़रूरी कि जो पात्र है आज के समय का है तो उस तरह का संवाद होना चाहिए। लेकिन यदि आप अतीत की बात लिख रहे हैं, आप कोई ऐतिहासिक पौराणिक कथानक पे लिख रहे हैं, तो वहाँ संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग आप कर सकते हैं। वहाँ आप संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं खुल के, क्योंकि आप वैदिक कालीन कथानक पर, स्वागत है गुप्ता जी, तो वहाँ आप वैदिक कालीन कथानक पर अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो फिर वहाँ संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आम जनजीवन की आज की कहानी लिख रहे हैं, या आप मान लीजिए कि अभी जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, आपको उसके चरित्र पे या उसके किसी एक कैरेक्टर पे आपको कहानी लिखना है, तो आपको भाषा वही चुननी पड़ेगी जो उन लोगों ने बोली है। तब आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसको व्याख्यायित कर पाएंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा था, वो किस तरह के थे, कितने आक्रोश में भरे हुए थे, या उन्होंने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। आपको कहीं ना कहीं वो या उसके पर्यायवाची शब्द देने पड़ेंगे, तब आप उसके साथ न्याय कर सकेंगे उस घटना के साथ। तो इस तरह से जो भाषा है वो कथानक के देश काल वातावरण के हिसाब से तय की जानी चाहिए। यहाँ पर जो प्रेमचंद जी की बात मैं कर रही थी, प्रेमचंद जी एक तरह से मानक हैं हिंदी कहानी के विकास के। जब हम हिंदी कहानी के विकास की बात सोचते हैं भाषा शिल्प दोनों के हिसाब से, तो जो प्रेमचंद के पहले लिखी गई कहानियाँ उनकी बात अलग है, और जो प्रेमचंद जी के समय पे लिखी गई वो अलग भाषा शिल्प में है, और प्रेमचंद जी के बाद में जो कहानियाँ लिखी गई और लिखी जा रही हैं, जो नई कहानी के आंदोलन में भी लिखी गई उस दौर में, उसकी भाषा शिल्प अलग है। और इन सब को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी कहानियाँ, इनमें से कुछ कुछ मतलब चुन के आप हर काल की कहानियाँ पढ़िए। प्रेमचंद के पहले जो लिखी गई चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति जैसी कहानियाँ, वो भी ज़रूरी है। वो कितने सरल शब्दों में और किस ढंग से लिखी गई, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य था कि लोग हिंदी से जुड़ें, हिंदी के साहित्य से जुड़ें, उस उद्देश्य को लेके चल रही थी। इसलिए रोचकता है उसमें। यारी शब्द मतलब जासूसी शब्द भी आया हुआ है, और जासूसी कहानियाँ जैसी ही है। प्रेमचंद के समय तो जयशंकर प्रसाद ने भी कहानियाँ लिखी, और उन्होंने शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्दों में कहानियाँ लिखी। उनके जो नाटक हैं वो भी संस्कृत निष्ठ शब्दों में लिखे गए हैं, जैसे उठो तो उगते हुए सूर्य की तरह, गिरो तो मध्याह्न के सूर्य की तरह। बात बहुत गहरी है, लेकिन संस्कृत निष्ठ होने के कारण ज़रा कठिन सी होती है अगर कोई उतनी हिंदी नहीं जानता है तो। लेकिन मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि अगर अच्छी हिंदी सीखना है तो जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। वो हिंदी सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छे साहित्य संसार है। और मैं, चूँकि मुझे चिढ़ जा चुकी है कि जल्दी से मैं समाप्त कर दूँ आपसे चर्चा ये, तो इसलिए मैं छोटी छोटी सी बात और कहूँगी। उदाहरण के तौर पे सिर्फ 3 उदाहरण आपको देना चाहूँगी और उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूँगी। प्रेमचंद जी का साहित्य आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने पढ़ा है, उनके भाषा या शिल्प की बात मैं नहीं करूँगी। लेकिन एक कहानी थी उनकी जयशंकर प्रसाद जी की, आकाशदीप, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। और वो कहानी चूँकि थोड़ी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थी, तो उसकी जो भाषा है जयशंकर प्रसाद ने जो लिखी है, उसका एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा, सब सावधान होने लगे, बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जु के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न था। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा, भीषण आंधी
पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। ये संस्कृत निष्ठ हिंदी का संवाद है। अब आइए एक बिल्कुल आधुनिक उदाहरण मैं दे रही हूँ। चित्रा मुद्गल जी की कहानी है भूख। उसमें से एक संवाद मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों का अंतर भी आपको समझ में आएगा। इस कहानी में एक अंश है, आहट सुन लक्ष्मी ने सूप से गर्दन उठाई। सावित्री अक्का झोपड़ी के किवाड़ों से लगी भीतर झांकती दिखी। सूप फटकारना छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। अंदर कुआ अक्का। उसने साग्रह सावित्री को भीतर बुलाया। फिर झोपड़ी के एक कोने से टिकी झिरझिरी चटाई कनस्तर के करीब बिछाते हुए उस पर बैठने का आग्रह करती स्वयं सूप के निकट पसर गई। इस भाषा में आप देखिए कि सूप फटकारना, अंदर कू अक्का, जो एक हैदराबादी लहजा है, काय कू कैसा, ये मतलब इस तरह का, तो अंदर कू अक्का ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। फिर झिरझिरी चटाई की जो विशेषण लिया है वो झिरझिरी, एक बिल्कुल बोलचाल के जो शब्द है जो हम आप भी बोलते हैं, तो इस तरह का प्रयोग किया है। आंचलिकता का पुट भी है इसमें और आज का परिवेश, आज की स्थिति भी है। तो मैं अब सारांश में यही आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, आप लोग जो भी कहानी लेखन में प्रवृत्त होने जा रहे हैं या प्रवृत्त हो चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस कथा संसार में। आप अपनी कहानी लिखिए, बाकायदे अच्छे से लिखिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखिए। भाषा और शिल्प दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने मन की भाषा चुनिए, अपने मन का संवाद चुनिए, अपना मन का शिल्प चुनिए। बस एक बार उसको पढ़िए ज़रूर, लिखने के बाद, कहीं भी प्रकाशित करवाने के बाद एक बार पढ़िए ज़रूर, ताकि जो छोटी मोटी त्रुटियां हो गई हैं वो सुधर जाएं। नहीं तो फिर बाद में हम जैसे समीक्षकों को कष्ट देती हैं। धन्यवाद।